भारत पाकिस्तान घमासान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में कई मसाइल हैं, कई मसले हैं, कई परेशानियां हैं। इन सब को भूल के अपनी जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको भूल कर इनको दिखाए अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। तो आज की बहस में हम पाकिस्तानियों से ये पूछेंगे कि प्लेन तुम्हारे गिरवी रखवा लिए जाते हैं, तुम्हारे खुद के सफीर एम्बेसडर एम्बेसी की बिल्डिंग बेच देते हैं, तुम्हारा होटल न्यूयॉर्क में और पेरिस में गिरवी रख लिया जाता है। ये सब कुछ हो जाता है, लेकिन तुम्हें दिख रहा है अर्नब गोस्वामी और तुम्हें दिख रहा है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। ये बात क्या है, जरा हम भी तो समझे। पाकिस्तानियों का दिमाग अगर चलता है तो चलता कैसे है। देखिए जनाब, एक छोटा सा पैकेज, वापस आता हूं, अपने गेस्ट से आपका तारुफ करवाऊंगा। 1947 के बाद आज पहली बार, क्या इससे पहले किसी भी भारतीय पत्रकार या भारतीय मीडिया नेटवर्क या भारतीय कागज या कोई भारतीय मीडिया संस्था के खिलाफ इस तरह की औपचारिक बयान पाकिस्तान से आई है? आतंकियों को पालकर भारत के खिलाफ साजिश करने वाला पाकिस्तान फिर बौखलाया हुआ है। इमरान खान पाकिस्तान में बुरी तरह घिर चुके हैं। एक तरफ कर्ज का बोझ, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के हमले से परेशान इमरान खान ने नई चाल चली। अब अपनी सियासत चमकाने और लोगों का ध्यान बांटने के लिए इमरान खान ने बौखलाहट में देश के राष्ट्रवादी चैनल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को निशाना बनाने की कोशिश की। अर्नब ने इमरान को करारा जवाब दिया। 1947 के बाद आज पहली बार, क्या इससे पहले किसी भी भारतीय पत्रकार या भारतीय मीडिया नेटवर्क या भारतीय कागज या कोई भारतीय मीडिया संस्था के खिलाफ इस तरह की औपचारिक बयान पाकिस्तान से आई है? दरअसल सच्चाई यह है कि इमरान के हाथों से पाकिस्तान संभल नहीं रहा। इमरान खान का नया पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। तंगहाली इस कदर है कि पाकिस्तान का नाम कंगालिस्तान रख देना चाहिए। कर्ज नहीं लौटाने पर मलेशिया ने पाकिस्तान के बोइंग विमान को जब्त कर लिया। लीज पर लिए गए विमान का पैसा नहीं चुकाने पर हुई कार्रवाई। लालची पाकिस्तान ने सोने का खनन करने वाली कंपनियों से 28 साल पुराने समझौते को रद्द किया, जिसके बाद वेस्ट इंडीज की अदालत ने 44,000 करोड़ का जुर्माना लगाया। दुनिया में पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को जब्त करने का आदेश दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल को जब्त करने का आदेश दिया। पेरिस में स्क्राइब होटल को भी जब्त करने का आदेश दिया। इन होटलों को मालिकाना हक पाक की इंटरनेशनल एयरलाइंस के अधीन आने वाली एक कंपनी के पास है। गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान से कभी सऊदी अपना पैसा मांग रहा है तो कभी यूएई। एक लोन चुकाने के लिए उसे दूसरा लोन लेना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि इमरान खान ने कबूल किया है कि मुल्क अब और कर्ज लेने की स्थिति में नहीं है। इमरान खान, रिपब्लिक मीडिया, अर्नब गोस्वामी और मेजर आर्या के खिलाफ जहर उगलने के बजाय अगर अपने देश पर ध्यान देते तो बेहतर होता। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान के पास लोगों को कोरोना से बचाने की वैक्सीन नहीं। जिस भारत से पाकिस्तान अपनी तुलना करता है, उस भारत ने अपने देश में कोरोना की दो वैक्सीन बना दी। अपने देश में वैक्सीन लगाई जा रही है। भारत विदेशों में भी वैक्सीन भेज चुका है, लेकिन गरीबों की माली हालत सुधरने की बजाय इमरान खान का ध्यान भारत और भारतीय पत्रकारों पर हमला करने में है। साफ है कि पाकिस्तान की इस हालत के लिए जिम्मेदार वो खुद है। इमरान का दुश्मन वो खुद है, और जो अपने आप का दुश्मन होता है उसे कोई और नहीं बचा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बार फिर स्वागत है आप सबका। मैं तारुफ करवा लूं अपने गेस्ट के साथ जो मेरे यहाँ पे पैनलिस्ट आए हैं पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए। कमर चीमा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कमर चीमा साहब। फखर यूसुफजई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरजू काजमी साहिबा, स्वागत है आपका। भारत का पक्ष रखने के लिए वैभव सिंह, डिफेंसिव ऑफेंस के फाउंडर। वैभव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुशील भाई, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। सुशील पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कुछ ही समय में सुबुई खान साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। पहले मैं शुरुआत करता हूं एज यूजुअल जो हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं। कमर चीमा साहब, ये इतनी मोहब्बत कैसे हो गई अर्नब गोस्वामी के साथ? इमरान खान क्या क्या चाह रहे हैं? इमरान खान कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी ने ये कर दिया, वो कर दिया। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, ये इनके जो पीआईए का तैयारा रखवा लिया गया है, या रूजवेल्ट होटल का मसला है, या फिर स्क्राइब होटल का मसला है, या रिकोडिक का मसला है, या ब्रॉडशीट का मसला है। हजारों ऐसे मसले हैं जिन पे तवज्जो होनी चाहिए वजीर आजम पाकिस्तान की, लेकिन उनकी तवज्जो ये अपने अर्नब गोस्वामी की तरफ। ऐसा क्यों है चीमा साहब? 2 मिनट हैं आपके पास। जी मेजर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं अर्नब गोस्वामी या रिपब्लिक टीवी का कोई मसला नहीं है,
जो मसला है वो जारी बात है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। और जब अर्नब गोस्वामी साहब का नाम लिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ट्वीट में जो एक रेफरेंस लिया, नाम तो नहीं लिया था उन्होंने शायद, उसका मतलब ये था कि जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी है वो किस तरह कॉम्प्रोमाइज हो रही है, कि भारत के अंदर भारतीय मीडिया का, इंडिया की डीप स्टेट जो कि आपकी आर्मी स्टैब्लिशमेंट है, उसका एक गठजोड़ बीजेपी के और आरएसएस के लोगों ने स्टैब्लिश किया हुआ है। और ये जारी बात है, ये एक मिल के पाकिस्तान के ऊपर एक जिसे हम धावा बोलना कहना है वो करते हैं, ताकि नरेंद्र मोदी साहब को स्ट्रेंथन करते रहे। सो इनफैक्ट ही वाज एक्सपोजिंग इंडियन डीप स्टेट, और वो जो दाएं बाजू का हिंदी नेशनलिस्ट मीडिया है भारत का, उसकी बात कर रहे थे। और जो दूसरी बात आपने मेजर साहब की इकोनॉमी की जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं वो तो हैं ही हैं, और उसके लिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत मेहनत कर रहा है। पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम ये था, मैं आपके व्यूअर्स को बताता चलूं, कि पाकिस्तान में टैक्सेशन इकट्ठी नहीं हो रही थी। पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी जो कि टैक्सेशन और डिजिटाइजेशन प्रॉपर ना होने की वजह से सिस्टम के अंदर एनरोल नहीं है, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अभी हुकूमत ये कर रही है कि उन लोगों को कह रही है कि आप टैक्स नेट के अंदर आए, ताकि मुल्क के अंदर टैक्स कलेक्शन हो, तो बाकी छोटे मोटे मसले, ये पैसे कलेक्ट होना, क्योंकि हमारा बजट 7,000 अरब है, हमारी कलेक्शन 4,000 अरब होती है, तो खसारा तो होना ही होना है। जब तक आप टैक्स, ये जो चीजें पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे तो मामला बेहतर नहीं होंगे, और भारत को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल तब मसला होता है जब नरेंद्र मोदी जी मीडिया और फौज का इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात करी आपने कमर चीमा साहब। और आपने जब ये बोला कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर इमरान खान परेशान है, तो मेरा दिल पसीज गया, आंख में मेरे आंसू आ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और क्या बोलूं, शेरो शायरी मेरी यहीं पे खत्म होती है चीमा साहब। इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इमरान खान साहब परेशान हो गए। देखिए, इसको कहते हैं मोहब्बत। अमन की आशा ये है जो इमरान खान कर रहे हैं, ये अमन की आशा। वैभव सिंह, बात इन्होंने अभी तक नहीं करी कि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से इतना परेशान क्यों हैं, क्योंकि वो व्हाट्सएप की चैट तो मैंने भी देखी थी और मुझे तो ऐसा कुछ उसमें समझ में नहीं आया, ठीक है, या कि इमरान खान कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, उनको कोई ऐसी बिटवीन द लाइंस कुछ बात पता लग गई, क्योंकि उन चैट्स में तो कुछ नहीं लिखा था। देखिए, ये बोला था कि भारत कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा, ये तो मैं खुद टीवी पे कहता आ रहा हूं बालाकोट से पहले। मैं पिछले 7-8 दिन बालाकोट से मैं रोज यहां पे कह रहा था कि, और यहां पे रोज जनरल्स बैठे थे, एयर मार्शल्स बैठे थे, नेवी के सीनियर आला जो अधिकारी हैं वो बैठे थे, वो सब कह रहे थे कि बड़ा एक्शन होने वाला है, बड़ा एक्शन होने वाला है। तो क्या हुआ बड़ा एक्शन? उसमें व्हाट्सएप चैट में ऐसा क्या हो गया कि इमरान खान परेशान हो गया और पाकिस्तान की फौज परेशान हो गई, क्योंकि बेचारा इमरान अपनी मर्जी से कुछ बोलता नहीं है। वैभव सिंह, देखिए, 2-3 चीज़ें। सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा जो हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं उन सभी को, कि कल ही जो है $1.2 बिलियन का जो लोन है, जो कर्ज है, वो इनके मुल्क को दोबारा मिला है। तो महीना 2 महीना और इनकी रोजी रोटी चल जाएगी, फिर वही कशकोल और वही भीख और दुनिया के सामने घूमेंगे ये। तो बहरहाल मुबारकबाद जो भी पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं, और ये बता रहे थे कि इनकी मईशत जो है वो पता नहीं कौन से नए झंडे गाड़ रही है। तो 1% कुल आबादी जो इनके मुल्क की है, वो आज भी, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, कुल 1% से भी कम पाकिस्तानी हैं जो कि टैक्स देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम टैक्स कलेक्शन बढ़ाएंगे, तो क्या ये जो फॉर्मर डीजी ISPR और सीपेक की जो चेयरमैन थे, लेफ्टिनेंट जनरल पापा जॉन बाजवा, वो उनसे भी क्या टैक्स ले पाएंगे? ये वो तो अमेरिका चले गए, उनसे तो रसीदें नहीं ले पाए, उनसे टैक्स क्या लेना इन्होंने। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को बड़ी फिक्र है हमारी नेशनल सिक्योरिटी की। देखिए साहब, अजीत डोभाल साहब अभी अफगानिस्तान गए थे और काबुल का दौरा करके आए हैं, और 2 दिन का दौरा था। तो मैं तो सजेशन ये दूंगा कि आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी की फिक्र करें, क्योंकि मुझे कुछ आसार अच्छे दिख नहीं रहे हैं। तीसरी चीज, इन्होंने कहा कि हमारे जो मुल्क है, हमारे मुल्क की मईशत जो है वो बढ़ने जा रही है, बड़ी होने जा रही है। देखिए, जब से इमरान खान साहब आए तब से वो आपकी मईशत सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की है, और आपकी जो वर्ल्ड बैंक और IMF की जो प्रोजेक्शन है वो 1% ग्रोथ की है आपकी GDP की। जी बाबा, तो जरा उसके बारे में भी आप सोचें। और जहां तक अर्नब गोस्वामी और स्टैट की बात है, तो पूरा मुल्क ये कह रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। गली मोहल्लों में चाय की दुकानों पे ये बात हो रही थी कि कुछ बड़ा होगा, बिकॉज सबको पता है कि भारत की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो इसको अनआंसर्ड नहीं जाने देंगी। तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं जो उसको ये इतना बड़ा बना रहे हैं। बहरहाल ये पाकिस्तानी है, इनकी आदत है, जो उनकी आदत है वो काम कर रहे हैं। जी, आरजू काजमी साहिबा, मैं आपके पास आता हूं और आपसे कुछ आपके व्यूज लेता हूं। उसके पहले वैभव जी ने जो बोला उनके बारे में बात कर लूं थोड़ा सा।
ये तो इमरान खान फिर भी कह रहा था ना कि यहाँ पे इंडिया अटैक करने वाला है, अटैक करने वाला, अटैक करने वाला है। मैंने पिछली बार भी डायपर पेश करे थे। ये क्योंकि मानते नहीं, इनको लगता है कि कोई ना कोई गोली चला देगा, कोई बम फोड़ देगा, कोई अटैक कर देगा। अभी तो कोई अटैक हुआ नहीं है। आरजू जी एक बात बताइए, अर्नब गोस्वामी और इमरान खान की एक डिबेट कर दें, खुला बात कर लेते हैं एक बार। मैं अर्नब से बोल दूंगा। अर्नब मेरी बात अक्सर मेरी बात टालते नहीं है अर्नब, अक्सर। तो मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा अर्नब से, आप इमरान खान साहब को बोलिए एक डिबेट हो जाए। क्यों? बिल्कुल हो जानी चाहिए। और जहां तक इमरान खान साहब के आपने बात की प्राइम मिनिस्टर की कि उन्होंने ट्वीट किया था, तो बिल्कुल उन्होंने ट्वीट किया था और नाम नहीं लिया था, लेकिन अर्नब जी से ही बात की थी, तो अच्छी बात है। अर्नब जी एक टॉप जर्नलिस्ट हैं, आपके यहाँ टीवी एंकर हैं। उनसे अगर किसी भी मुल्क का, चाहे पाकिस्तान के ही सही, प्राइम मिनिस्टर ने अगर उनसे बात की है, उन्हें मुखातिब किया है, तो उन्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग बड़े लोगों से ही बात करते हैं ना। तो उनके लिए तो बहुत मेरे ख्याल है खुश होने की बात है कि एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने उनको कोट किया है। और डिबेट करने की जहां तक बात है, तो आप तो जानते हैं, आपने चौहान साहब को बुलाया था तो वो भी नहीं आए थे, कहकर नहीं आए थे आपके साथ। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, अगर वो कोई इंटरव्यू बनाना चाहें या उसमें जाके वो कोई टफ क्वेश्चंस करना चाहें, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर वो किसी इंडियन मीडिया को इंटरव्यू देना चाहें, तो बिल्कुल अर्नब जी को आना चाहिए और इंटरव्यू इंडियन मीडिया को लेना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर का सभी करते हैं, तो आप लोग भी करें और उसमें जो सवाल करना चाहें वो करें और जवाब भी ले। बाकी वो इश्यू इतना बड़ा मुझे लगता नहीं कि व्हाट्सएप चैट का था जो बना दिया गया, मैं उसको कोई खास चीज नहीं समझ रही। जी शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे साथ हैं सुशील पंडित जी। सुशील भाई ये कह रहे हैं व्हाट्सएप का चैट का इतना कोई बड़ा मसला नहीं था जितना बना दिया गया, लेकिन इन्होंने एक बड़ी अहम बात करी। इन्होंने बोला है कि अर्नब गोस्वामी को खुश होना चाहिए कि साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे मुखातिब हुए हैं। बड़ी बात है साहब, इमरान खान किसी से मुखातिब हुए हैं, अपनी खुद की कौम से मुखातिब नहीं होते, अर्नब गोस्वामी के साथ मुखातिब हो गए, बहुत बड़ी बात है। सो आई रियली अप्रिशिएट। मैं सैल्यूट पेश करना चाहूंगा इमरान खान साहब जी। जो भी और ऑनरिफिक वर्ड्स यूज हैं मैं सारे के सारे करना चाहूंगा इमरान खान के लिए। सुशील भाई आप जरा इस पर रोशनी डालें जरा। हुजूर देखिए, आते ही इमरान खान साहब ने अपने गाड़ियों का काफिला बेच दिया, अपनी भैंसें बेच दी, मुल्क के सारे गधे बेच दिए, बेटियों को भर भर के चीन भेजना शुरू कर दिया। अब इन्होंने मतलब जिसको कहते हैं कि तले को भी खुरच दिया है। अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है। ये ज़कात पर चलने वाला मुल्क है साहब। इसकी हैसियत ज़कात की खीर में पिस्ते की जो होती है ना, वो है जो ढूंढने पे नहीं मिलता। अब आप इनके साथ किस बहस में उलझ रहे हैं? कल संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने अपने अफसरों को कहा है कि भैया इनकी एयरलाइन में मत चढ़ जाना गलती से, इनके पायलट फर्जी लाइसेंस लिए घूम रहे हैं। ये उस हद तक मुल्क जा चुका है। अब क्योंकि ये हमारे पड़ोस में है, तो हम क्या करें, इनके बारे में फिक्र करनी पड़ती है। इनका तैयारा उड़े तो कहीं गलती से अमृतसर ना आ जाए। दिक्कत यही है कि बिल्कुल बॉर्डर पे हमारी बस्तियां हैं, तो प्रॉब्लम हमको सॉल्व करनी पड़ेगी। इनकी लीज कैंसिल करनी पड़ेगी जो हमने इनको 75 साल पहले दी थी। इनसे संभल नहीं रहा है हमारा किराए का मकान। जी 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 सुशील भाई जी। फखर यूसुफ साहब, ये क्या सुनने में आ रहा? अब ये यूनाइटेड नेशंस ने मना कर दिया कि पीआईए के जहाजों मत चढ़िएगा, कुछ नहीं पता मलेशिया अगर जाए तो टेक ऑफ करे ना करे, ये क्या मसला है? और ये दूसरी चीज है, वापस मैं आता हूं अर्नब गोस्वामी की बात पे, क्यों ये इतनी बड़े बड़े जो, देखिए इट्स नॉट अ बिग डील। $19 मिलियन जो हैं, उस दिन वैभव ने मुझे बताया था कि $19 मिलियन देने हैं। ये इवन फॉर पाकिस्तान इट्स नॉट सच अ बिग डील। आपको अभी भी $1.5 अरब का लोन मिला है। तो ऐसी चीजों से क्या होता है कि मुल्क की रेपुटेशन खराब होती है। और एक बहुत बढ़िया नज्म है, आपने भी सुनी होगी कि दीप जिसका महल्ला थी में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में है मसलेहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। है ना जी? अगर मैंने गलत पढ़ा हो तो बताइए सर। जबरदस्त जबरदस्त है ना? जी जी।
तो आप बताइए नहीं, साहब। बहुत जबरदस्त, जी, बहुत जबरदस्त। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। तो फखर साहब, ये बताइए ना, ये क्या मामला है? ये दीप महलों के लिए ही जलता है? क्या है पाकिस्तान में? हर चीज का बहरान है। सुशील भाई को एक छोटा सा आंसर कर दूं, फिर इसी टॉपिक पे आता हूं जो आपने पीआईए के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से पूछा। उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा सर, आप इसको किराए का मकान कहें या जो भी कहें वो होगा। फिर उसके बाद पीआईए की बात करते हैं। पीआईए के ऊपर बिल्कुल ये बात हुई है कि यूनाइटेड नेशन के लोगों को कहा गया है, जितना उनका स्टाफ है यहाँ पर पाकिस्तान में, तो उनको कहा गया कि आपने ट्रेवल नहीं करना। और बात रही उस जहाज की जो मलेशिया कुआलालंपुर में पकड़ा गया था, 20 मिलियन या 19 मिलियन डॉलर का इशू था। बात यह है मेजर साहब के बहुत सारे लोग इस वक्त इमरान खान साहब कहानियां तो हमें बहुत सुना रहे हैं पिछले तकरीबन 3 सालों से, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। वो नहीं कर पा रहे होते जो उनको करना चाहिए था, या जिस मकसद के लिए उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, लोगों ने उनको वोट किया था, वो चीज बिल्कुल वो नहीं कर रहे। न उनसे इकोनॉमी संभाली जा रही है, न मुल्क की दूसरी जो चीजें हैं न उनसे वो संभाली जा रही है। उनके पास सिर्फ 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि पिछली हुकूमतों के ऊपर सारी चीजें डाल दो। इवन जहाज का मामला भी उन्होंने पिछली हुकूमत पर डाला, ब्रेकडाउन हुआ, पावर ब्रेकडाउन हुआ, पिछली हुकूमत पर डाला, करप्शन, इकोनॉमी खराब चल रही है, पिछली हुकूमत पर डाला, महंगाई है, पिछली हुकूमत पर डाला। मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, उनके पास 2 चीजें हैं। मैं उनके जितने लोगों से मेरे मतलब मुलाकात होती है, इनके मिनिस्टर्स वगैरह से, तो उनसे मैं ये कहता हूं कि सर आप लोग क्या कर रहे हैं पिछले 3 सालों से इस काम के अलावा कि हर चीज का ब्लेम आपने हिंदुस्तानी रॉ को या अफगानिस्तान की इंडियस को देना है। पिछले हफ्ते शाह महमूद कुरैशी से सवाल किया गया कि सर जो जहाज हमारा पकड़ा गया क्यों ऐसा हुआ, हमारी मुल्क की बहुत ज्यादा बदनामी हुई इससे। तो उन्होंने उस सवाल का जवाब तो देना गवारा नहीं किया, लेकिन उन्होंने वहां पर अपना जो भाषण है वो हिंदुस्तान के ऊपर लेके आ गए, हिंदुस्तान की कहानी उन्होंने वहां बतानी शुरू कर दी। ये अफसोस के साथ, जब भी आपके पास खुद कुछ नहीं होता, खुद कुछ करने की वो आपके पास होती नहीं है, आपका कैलिबर नहीं होता, तो आप ये करते हैं कि कभी एक का कंधा तलाश करते हैं, कभी नवाज शरीफ का कंधा और कभी मोदी जी का कंधा, और उसके ऊपर रख के बंदूक चलाने की आप कोशिश करते हैं। लेकिन कौम समझ रही है कि खान साहब से चीजें संभाली नहीं जा रही। अभी कल की एक रिपोर्ट आई है, यहां पर F9 पार्क में जॉगिंग करने वहां जाता हूं, वहां उसको बाकायदा सुकूक बांड के अगेंस्ट उसको कह रहे हैं कि हम इसको गिरवी रखेंगे, उसके ऊपर बॉन्ड्स जारी किए जा रहे। तो आप मुझे ये बताएं कि ये बहुत बड़ा इस्लामाबाद का पार्क है, पूरे एक सेक्टर है, उसके ऊपर नजरें थी कि उसको अब रख दिया गया कि जहां लोग जाके मतलब मेरे जैसे सारे लोग यहां इस शहर के और बाकी जगहों से लोग आके एक्सरसाइज करते हैं, बच्चे खेलते कूदते हैं, तो वहां पर इनकी नजरें, ये इनकी हालत है, बजाय इसके कि अपने टैक्स नेट को बढ़ा सके और उसको बेहतर कर सके। बेहतर करना इनको आता नहीं है। पीआईडी में बैठकर गालियां देना अपोजिशन को, पिछली हुकूमतों के ऊपर सारा मलबा डाल देना। अगर जब वो चीजें बच जाती हैं तो फिर क्या, फिर एक हमारे पास लास्ट चीज बचती है, वो है हिंदुस्तान। जी जी, फखर यूसुफ साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुबही खान साहिबा के पास जाता हूं। सुबही जी, मैं वापस आता हूं। ये पूरे इतने देखिए, ऐसा कभी नहीं था कि पाकिस्तान मसलों से नहीं घिरा था। हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, ये डायलॉग तो हम भी सुनते आ रहे हैं। मैं जब से मुझे होश आया है तब से तो मैं यही सुन रहा हूं पाकिस्तानी टीवी पे और पाकिस्तानी रेडियो पे कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि ये एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ इश्यूज कि इसमें मेरे खिलाफ भी इन लोगों ने कितने FIR फाइल कर रखे हैं। मेरे खिलाफ UK में FIR है, कैंट में 3 FIR मेरे खिलाफ, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर है, मीरपुर में है, कराची में मेरे खिलाफ FIR है। अब इसके अलावा अब इनको अर्नब को डायरेक्टली पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अटैक कर रहा है। क्यों भाई? आप एक मुल्क के वजीर आजम हैं, आप क्यों झगड़ा कर रहे हैं फालतू में? और मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा, अभी कमर चीमा साहब इसके बाद इनके बोलने का मौका आएगा, मैं एक एग्जाम्पल भी देकर कमर चीमा साहब को समझाऊंगा कि ये क्यों कर रहे हैं जब इतने मसले हैं पाकिस्तान में। फखर यूसुफ साहब ने साफ बोला कि साहब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो पाकिस्तानी कौम का मसला है ना, इमरान खान को हटाएंगे, किसी और को लेकर आएंगे, हम कोई नहीं होते बीच में बोलने वाले। लेकिन एक मीडिया नेटवर्क का नाम लेना, उसके एडिटर इन चीफ का नाम लेना, बोलना साहब ये है नेशनल सिक्योरिटी, ये सब ये क्या है सुबही खान साहब? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलती हूँ कि ये हमारे लिए एक अचीवमेंट में महसूस करती हूँ कि हमारे देश का एक राष्ट्रवादी चैनल और हमारे देश का एक राष्ट्रवादी पत्रकार ही उनको थ्रेटन करने के लिए काफी है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश से तो वो क्या ही टकराने के ख्वाब देखते हैं। एक तरीका इस सिचुएशन को देखने का,
दूसरी चीज आपने बहुत अच्छी बोली गौरव जी, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ इश्यूज या ब्लेम इट ऑन द रियो या फिर शिफ्टिंग द गोल पोस्ट, ये वो लोग करते हैं जो एक्चुअली कबूतर की तरह आंख बंद करके ये करना चाहते हैं कि मौत नहीं आ रही है जी, हमने आंख बंद कर दी है, या दूसरे पे सारी चीजों को ठीकरा फोड़ दो। देखिए, किसी भी राष्ट्र की मजबूती जो होती है वो उसके इतिहास से, उसकी संस्कृति से, उसके शास्त्रों से, उसकी नेशनल एथॉस से, जो उनकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है देश की, मॉरल एंड एथिकल बिलीफ से, उससे आंकी जाती है। जब आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल कंगाल हैं, आपके रूट्स, आपकी जड़ें नहीं है, आपने एक मानसिक बीमारी को फॉलो करते हुए एक देश को तोड़ा, इस्लामिक स्टेट के नाम पे आपने एक जमीन ले ली, लेकिन आपसे संभाली इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आपके पास कोई संस्कार नहीं है। आप कंधों का सहारा लेते रहिए, आप प्राइम मिनिस्टर बदलते रहिए, आप दूसरों पर इल्जाम लगाते रहिए, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक आप मनन नहीं करेंगे कि आखिर हम क्यों परेशान हैं। पूरी दुनिया से आप लोग लताड़ खा रहे हैं, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, पैसे से कंगाल हो चुके हैं, लोन पूरी दुनिया से ले रखे हैं, लोन चुकाने के लिए और लोन लेने पड़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के जहाजों में मत चढ़िए, वहां के पायलट फर्जी हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के डॉक्टर्स की डिग्रीज को डी रिकॉग्नाइज कर रहा है। अब मतलब हमें कहते हुए भी शर्म आती है कि पाकिस्तान की बेटियों को आप चीन भेजे क्योंकि चीन के आपको पैसे नहीं चुका पा रहे हैं। एक तरफ आप रियासत मदीना की बात करते हैं और मुसलमानों पे ही अत्याचार करने वाले चीन के आप लोग तलने चाटने पे मजबूर हैं। तो अब भी वक्त है, जाग जाइए, अब भी अपने आप को ये समझिए कि आप सिर्फ भटके हुए हैं, भारत से टूट के आपने गलती करी है। कुछ लोग जान चुके हैं गौरव जी, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान की जनता बहुत प्रताड़ित है, त्रस्त है, और वो भारत की तरफ, सनातन धर्म की तरफ, हिंदू संस्कृति की तरफ, भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज की तरफ बहुत आशा से हम लोगों की तरफ देख रही है। उन लोगों के हम आते हैं। जी सुबोध जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जाता हूं कमर चीमा साहब के पास। कमर चीमा साहब, एक बात बताइए ना, ये क्या ऐसा सूझता है, पहले ये मोदी ने ये करा, हिंदुत्व से ये हुआ, आरएसएस अच्छा है बुरा है, राइट विंग, फाशिज्म, ये दुनिया भर के डायलॉग खान साहब मारते थे, ठीक है, रोज ट्विटर। अब इन्होंने अर्नब को पकड़ लिया, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को पकड़ लिया। ये होगा क्या इससे चीमा साहब, ये होगा क्या? मैं बता रहा हूं। आपको लगता है कि अर्नब और खान साहब के बीच में एक डिबेट होनी चाहिए, इमरान खान नियाजी के बीच में एक डिबेट होनी चाहिए टीवी पे? देखिए मेजर साहब, मैं समझता हूं कि अर्नब गोस्वामी का और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कोई लेवल ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि इमरान खान ने आपको पकड़ लिया या मीडिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि हमने तो एक रेफरेंस दिया है क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि भारत के अंदर जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पाकिस्तान के ऊपर बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करके नेशनल सिक्योरिटी इशू है हमारे लिए, तो इसलिए। लेकिन आप जो है, आपका मसला तो और है। आप जहां पे आपके टीवी का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र में जहां बैठे हैं, शिवसेना की हुकूमत है, वो पहले भी अर्नब गोस्वामी के ऊपर केस बना चुके हैं पहले भी। और दूसरी बात यह है कि मुझे इस चीज का अंदाजा है कि भारत की जो सियासी जमातें हैं और पर्टिकुलरली शिवसेना और बाकी, वो इस चीज को समझते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो राइट विंग पॉपुलिज्म थी, आइडेंटिटी की सियासत थी, मीडिया का जो कंट्रोल है और खासकर दाएं बाजू का जो मीडिया, उसको इतना कंट्रोल कर लिया हुआ है और नेशनलिज्म का एजेंडा कंट्रोल कर लिया हुआ है, तो ये सारा का सारा चीजें तो उनके हाथ में है। तो बेसिकली अर्नब गोस्वामी को टारगेट करना बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ द शिवसेना प्लान, जो कि वो आपका एक डोमेस्टिक प्रॉब्लम है। सो उसमें आप देखें ना, आपकी पुलिस ने एक वो खबर लीक कर दी अर्नब साहब को इंसल्ट करने के लिए, जिसमें आपके नेशनल सिक्योरिटी राज भी थे। दिस इज नॉट अबाउट अस, लुक इनसाइड सर, हम तो रेफरेंस दे रहे हैं कि इधर ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने वो व्हाट्सएप चैट्स पढ़ी हैं चीमा साहब? जी मैं गुजरा उस चैट से। जी, उसमें ऐसा क्या लिखा था जिसमें नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई? शॉर्ट में आंसर दीजिएगा, फिर मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाना है। उसमें ऐसा अर्नब ने क्या लिखा था जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, या ऐसा कुछ पता लगा कि उनको बहुत बड़ी कोई स्टेट सीक्रेट के बारे में पता है?
देखें, जब अर्नब गोस्वामी का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्ट कांटेक्ट हो, सर, वो ये बात करें, सर मैं वो बात ही नहीं कर रहा, कुछ बड़ा होने वाला सर, है एक मिनट, पाकिस्तान के हवाले से, सर एक मिनट, जो चीमा साहब एक मिनट, चीमा साहब एक मिनट, तो डेफिनेटली दैट मेक्स चीमा साहब एक मिनट, या मैं कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, चीमा साहब एक मिनट, अर्नब गोस्वामी का किससे भी कांटेक्ट हो, ठीक है, दैट डज नॉट मैटर। 10 पत्रकार हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लिया है, उसमें से एक अर्नब गोस्वामी भी है। और यहां पे जैसे आपके यहां भी होता है, आपके यहां लोग लेते हैं इमरान खान का इंटरव्यू, ठीक है, उस व्हाट्सएप चैट में जिसके बारे में इतनी हवा भरी गई है, उसमें ऐसा अर्नब ने क्या लिख दिया जिससे आपको, किसी भी पाकिस्तानी को या किसी भी हिंदुस्तानी को यह पता लगा कि साहब अर्नब को बड़ी कोई खुफिया जानकारी थी? इसके बारे में जरा रोशनी डालिए। 30 सेकंड का वक्त है आपके पास, फिर मैं जाता हूं वैभव सिंह के पास। मुझे सिर्फ इतना बता दे मेजर साहब, सर आप मुझे बता दें, चीमा साहब एक मिनट, चीमा साहब एक मिनट, इंडिया की बात हो रही है, चीमा साहब एक मिनट, चीमा साहब, हम तो, चीमा साहब आप इस शो का एंकर मुझे ही रहने दें, मेरे सवाल का जवाब दें, आप मुझे ही रहने दें शो का एंकर। सर मैं जवाब दे रहा हूं ना। जी बताइए, जवाब दीजिए। उस व्हाट्सएप चैट में ऐसा क्या था? मैं जवाब ये दे रहा हूं कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी इशू अर्नब गोस्वामी साहब ने जो रेज किया हुआ है कि जी पाकिस्तान के ऊपर कुछ बड़ा होगा, ये तो अपोजिशन पूछ रही है भारत की कि क्यों इसको पता था? सर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक मिनट, सारी चीजें एक मिनट सुनिए, तो आप बताएं ना हमें, मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, मैं 2 बातें आपको बताता हूं। इसी चैनल पे, रिपब्लिक टीवी पे, मैंने खुद बैठ के बोला है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अर्नब की चार्ट तो अभी आई है हफ्ता भर पहले, मैंने बोला है, 4 जनरल्स ने बोला है, यहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के आला अफसरों ने बोला है यहां पे बैठ के कि कुछ बड़ा होने वाला है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पुलवामा में अटैक करेगा और हम लोग यहां पे चुपचाप बैठ जाएंगे? ऑफ कोर्स बड़ा होने वाला है, तो सबको पता था, मुझे भी पता था। ऐसे ऐसे चैनल्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने, सुनिए मेरी बात चीमा साहब, जिन्होंने पूरा एक सैंड मॉडल बना के रखा था और यहां तक डिस्कशन हो रहा था कि कहां से क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि असली बात क्या है। अब मुद्दे पे आते हैं, आधे से ज्यादा वक्त खत्म हो गया इस डिबेट का, मुद्दे पे आते हैं। इमरान खान क्यों नहीं, आप कह रहे हैं कि इमरान खान का लेवल नहीं है और इसका लेवल नहीं है और अर्नब गोस्वामी का लेवल नहीं है। बात लेवल की नहीं है सर, बात यह है कि इमरान खान को पता है कि अगर वो अर्नब गोस्वामी के साथ टीवी पे आता है तो उसका हश्र क्या होगा। असली बात यह है। और अब मैं आपको एक नमूना देता हूं छोटा सा, कि आपको भी पता लगे कि इमरान खान का हश्र क्या होगा। ये जो है, ये इमरान खान है, ठीक है सर, ये इमरान खान है, ये आलू नहीं है, ये इमरान खान है सर, ये इमरान खान है। और ये जो है ना, ये अर्नब गोस्वामी है। अब अर्नब गोस्वामी के साथ अगर इमरान खान आता है टीवी पे गारंटी के साथ, तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से आलू का जो, इसका जो कवरिंग होती है ना आलू की, छील छील के, ये देख रहे हैं, ये बड़ी ये होने वाला है। ये सुनिए मेरी बात चीमा साहब, ये इमरान खान के साथ यही होने वाला है जो मैं आलू के साथ कर रहा हूं इस वक्त। आलू इंजमामुल हक वाला आलू नहीं, इमरान खान वाला आलू है। ये होने वाला है चीमा साहब, ये होने वाला है। और ये पोटैटो पीलर, ये पोटैटो पीलर एक्चुअली अर्नब गोस्वामी है और ये आलू जो इमरान खान है। इसलिए मैं आपको बोलने वाला था, मैं लेकर आया था कि आसान शब्दों में समझ में आ जाए। वैभव सिंह, एक बात बताइए मुझे, ये व्हाट्सएप चैट, हमारे तो खैर ऑपोजिशन का ठीक है, उनका कानूनी हक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली कांग्रेस पार्टी जो भी करे हम उसमें कुछ नहीं कहना, वो कहते रहते हैं। ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को क्या मिर्ची लगी वैभव, क्या मिर्ची लगी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को कि उन्होंने, अब देखिए ये भी फैजुल हसन चौहान नहीं है, जैसे फैजुल हसन चौहान मुझे चैलेंज कर रहा था, फिर मैंने बोला ठीक है आइए आप डिबेट पे, चुप, फिर उसको नौकरी से निकाल दिया 48 घंटे के बाद। पाकिस्तानी आर्मी ने बोला कि तुमने फिर हमें जलील कराया, तुम भागो यहां से, तुम कहां गौरव आर्या को चैलेंज कर रहे थे, वही इसके साथ भी होगा इमरान खान के साथ। ठीक है, अब बताइए वैभव सिंह क्या है ये मामला? देखिए, अभी आप लोगों ने काफी जिक्र किया कि इनके पीआईए के पायलट्स फर्जी हैं। अरे इनके मुल्क का वजीर आजम फर्जी है तो पीआईए के पायलट्स की क्या हैसियत है? वो एक सिलेक्टेड वजीर आजम है। और चीमा साहब अपोजिशन की बात कर रहे थे, मैं भी पाकिस्तान के अपोजिशन की ही बात कर रहा हूं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जिसमें कि सारी की सारी अपोजिशन पार्टीज इनकी आई हुई हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये तो समझ लीजिए कयामत बहुत करीब है मेजर साहब, कि पाकिस्तानी जो है वो शिवसेना को डिफेंड कर रहे हैं। हाँ। वो बता रहे हैं कि शिवसेना क्या कह रही है और शिवसेना का एजेंडा पाकिस्तानी आगे चला रहे हैं। यस। और इनके
कितने आर्मी चीफ्स और इनके कितने बड़े बड़े इनके नेता और आर्मी ऑफिसर्स जो है कि वो बेचारे फौत हो गए, ये बताते बताते कि शिवसेना एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये खुद कहते रहे। और आज शिवसेना को एक डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की अलंबरदार और ये सब बता रही है। तो ये चीज है। और आपने एक नज्म सुनाई, तो मैं भी एक शेर हबीब जालिब साहब का ही सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज इरशाद। आजादी का मजा मालूम है, बलोचों पर जुल्म की इंतहा मालूम है, मुझे जिंदगी भर पाकिस्तान में जीने की दुआ न दो, मुझे 60 साल पाकिस्तान में जीने की सदा मालूम है। तो ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो अशराफिया है, ये जो पाक फौज है, इनको आवाम से कुछ नहीं लेना। देखिए, चीनी नहीं है मुल्क में, गेहूं नहीं है, आप चिकन नहीं है, गोश्त नहीं है, बिजली नहीं है, रोटी नहीं है। आप बताइए, जिस मुल्क में ये बेसिक चीजें ना हो, पीने का साफ पानी नहीं है, हर साल लाखों अफराद जो है वो हेपेटाइटिस की वजह से मरते हैं पाकिस्तान में। आपको पता है पूरे साउथ एशिया में हेपेटाइटिस से सबसे ज्यादा मरने वाले लोग पाकिस्तान में रहते हैं। ये और इनके पास न किडनी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी, न लिवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी, हर चीज के लिए आपके यहाँ पे आकर के हाई कमीशन में भीख मांगते हैं। हमें पता है, आपको भी बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया कि कोरोना की वैक्सीन लगवा दें। इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद में लाइन लगा के खड़े कि कैसे भी करके हमें दिलवा दें। तो ये एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म और अर्नब और इमरान खान के बीच में क्या कंपैरिजन है? बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है। अर्नब गोस्वामी इज अ सेल्फ मेड मैन। उसने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने त्याग और तपस्या से एक चैनल बना के खड़ा किया है। ये बूट पॉलिशिया 2 टके का क्रिकेटर, इसने जर्नैलों के बूट पॉलिश कर करके 25 साल बाद इसने एक हुकूमत बना ली। ये आप क्या बात करते हैं? अर्नब गोस्वामी से क्या कंपैरिजन है? ये बिना सिक्योरिटी के ये खैबर पख्तूनख्वा नहीं जा सकता। ये बिना सिक्योरिटी के आवाम बैठी हुई है, शिया मरे हुए वहां बैठ के कह रहे हैं कि वजीर आजम आए और हमें जो है कि दिलासा दे। उनको कहता है कि ये ब्लैकमेलर है, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि डरा हुआ है, उसको पता है वहां जाकर बलोच मारेंगे इसको। जी 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 अर्नब, तो सॉरी वजीर आजम है, अर्नब का नाम जबान पे आ रहा है। वैभव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आरजू काजमी साहिबा, ये देखिए ना, जो भी मसाइल हैं, हर एक मुल्क में मसाइल, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में मसाइल नहीं, हिंदुस्तान में भी बहुत मसाइल हो सकता है पाकिस्तान से ज्यादा हो, राइट? लेकिन पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क है जो कि एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ पे, ये ना, मैं अक्सर जब कंपेयर करता हूं पाकिस्तान को, मेरे दिमाग में मैंने एक आर्टिकल लिखा है, अगर आप सर्च करेंगे उसको, गूगल पे जाएंगे, मेजर गौरावारिया टाइप करिए और उसके आगे लिखिए द वीरू इफेक्ट। बहुत पहले मैंने आर्टिकल लिखा था, 2-3 साल पहले, द वीरू इफेक्ट। जय और वीरू थे 2 कैरेक्टर फिल्म शोले के, तो उसमें वीरू इफेक्ट, यानी कि वीरू जो चढ़ जाता है ना टंकी के ऊपर, शोले फिल्म में, आपने पता नहीं देखी नहीं देखी, वो टंकी के ऊपर चढ़ जाता है शराब पी के, वीरू का कैरेक्टर, ये बोलता है कि अगर बसंती के साथ मेरी शादी नहीं करवाओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ये दिस रिमाइंड्स मी, द कैरेक्टर ऑफ वीरू रिमाइंड्स मी ऑफ पाकिस्तान। मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट बोल रहा हूं, कोई मजाक वाली बात नहीं है आरजू काज़मी जी। ये ऐसा क्यों है कि एक सुसाइडल पाथ पे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के, और जितने भी हैं, ये जितने भी हैं, आपका इतना बड़ा दुश्मन यहूद और हनूद नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो आपके खुद के सियासतदान हैं, आपके आला अफसर हैं मिलिट्री के, जो आपके डीप स्टेट हैं, आपके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो सबसे बड़े दुश्मन हैं आपके मुल्क के। जो आटे का बुरहान है, गोश्त का बुरहान है, चीनी का बुरहान है, वो नरेंद्र मोदी ने नहीं करा, वो नहीं कर सकता नरेंद्र मोदी, वो आप ही लोगों ने करा है। पीआईए का अगर तैयारा पकड़ा गया, या रूजवेल्ट होटल या स्क्राइब होटल पकड़ा गया, या फिर 10 और किस्म की यूनाइटेड नेशन से ऐसी बातें आई कि साहब ये मत करिए आप ऐसा, और इन पे पीआईए में मत ट्रैवल करिए, तो ये जो चीजें हैं ये तो नहीं करी ना नरेंद्र मोदी ने, या हिंदू ने, या फिर यहूद ने, ये तो नहीं करी, ये तो आप लोगों की करी हुई है। फिर आप कहते हैं अर्नब गोस्वामी, आप एक बात देखिए, सुनिए, आलू छील के हमने बताया था आपको किस तरीके से उसकी खाल निकाली जाएगी इमरान खान की। अब हमारे मीडिया में ना काफी दोस्त बोलेंगे इंडिया में कि यार ये कोई चीज है, आप ऐसे कर रहे हैं। ये समझाने का तरीका होता है, टू एक्सप्लेन टू द पीपल इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, ये मसला है। अब देखिए आरजू जी, एक बात बताइए, आरजू जी को जरा स्क्रीन पर लाइए, मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूं आरजू जी को। देखिए आरजू जी, ये देखिए, ये पहले तो उसने आलू छीला, ठीक है, अर्नब पहले आलू छीलेगा, आलू यानी कि इमरान खान, फिर उसके बाद मैडम ये आलू कटेगा, ये धीरे धीरे ना इस तरीके से ये आलू कटेगा, ये कट गया आलू, ये देखिए, ये 2 टुकड़े हो जाएंगे। टीवी पे आप एक बार इमरान खान को बोलिए कि आए जरा यहां पे, या हम अर्नब को भेजने को तैयार है, न्यूट्रल टेरिटरी में दुबई भेज देंगे, दुबई में आए, वो इमरान खान आते रहते हैं, उनके असासे हैं वहां पे दुबई में, इमरान खान ने लिए थे ना पैसे,
एक इंडियन से और एक यहूदी से पैसे लिए थे, अब आपकी ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं काफी। तो बताइए मैडम, ये क्यों करता है? हमसे पैसे भी लेगा इमरान खान, हमें गाली भी देगा, ये तो गलत चीज है ना। बात हो रही है आपके पार्लियामेंट में नहीं हो रही कि इमरान खान ने एक इंडियन से और एक इजरायली से पैसे लिए हैं? आरजू जी। जी मेजर साहब, सबसे पहली बात तो ये कि बिल्कुल शोले मैंने देखी है और एक बार नहीं 50 बार देखी है। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमारा जो दुश्मन है वो भारत नहीं है, हमारे दुश्मन हमारे मुल्क के अंदर ही बैठे हैं। और जैसे आदिल कावस जी को आप जरूर जानते होंगे क्योंकि आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उनके आर्टिकल्स आया करते थे कुछ साल पहले तक, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में चोर जाता है और डाकू आता है हुकूमत में। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही थी। यहाँ पे जो आता है, एक चोर जाता है और डाकू आके वो फिर गवर्नमेंट बना लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी भारत दुश्मन है, भारत नुकसान कर रहा है, लेकिन असल नुकसान हमें मुल्क के अंदर से ही हो रहा है और इसी चीज को ठीक करने की जरूरत है। लेकिन मसला ये है कि हम लोग बोल नहीं सकते और अगर हम ज्यादा कुछ बोलेंगे तो आपको मालूम है फिर कि गायब हो जाएंगे। तो ये चीजें यहाँ पर चलती रहती है। और जहां तक भारत से पैसे लेने की या इजराइल से पैसे लेने की बात है, तो जिसके पास पैसा होगा उसी से तो पाकिस्तान लेगा ना। हमको इथोपिया से जाके तो मांगे से रहे, तो जाहिर है मुल्क शुरू से चल ही कर्जों के ऊपर रहा है और आगे भी जो सिचुएशन है वैसी ही चलती हुई नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि कहीं जाकर 100 साल में भी कुछ इम्प्रूव हो पाएगा, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे। और हम मानने की ना तो पोजीशन में है और ना हिम्मत रखते हैं कि हम सच बोले। इस चीज की किसी में हिम्मत नहीं है यहाँ पर। जी सुशील भाई, आरजू जी ये कह रही हैं कि साहब सच बोलने की हिम्मत नहीं है, कभी इंडिया को दोष देना, कभी रिपब्लिक को, कभी अर्नब गोस्वामी को पकड़ लेना। ये आप इस बात से मानते हैं कि एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ इश्यूज है ये, कि हम सब ठीक हैं? क्योंकि देखिए जिस मलेशिया के साथ ये इस्लामिक ब्लॉक बना रहे थे कि कश्मीर का मसला हाईलाइट करेंगे, उस मलेशिया के साथ ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर रहे थे कि एक ट्रेन की पटरियां वहां पे ले करेंगे और रेलवे लाइन ले करेंगे। उसी मलेशिया के साथ इमरान खान ने बोला था कि तुर्की वुर्की के साथ मिला के एक इस्लामिक न्यूज चैनल बनाएंगे जो इस्लामोफोबिया से लड़ेगा। उसी मलेशिया ने इनका एक तैयारा वहां पे बैठा लिया जमीन पे, बोला कि बेटा तुम पहले पैसे दो। अब बताइए सुशील जी क्या चल रहा है? इसको कहते हैं कंगाली में आटा गीला, मेजर साहब। और आपकी तर्क सुन सुनकर इधर आरजू साहिबा ने भी और यूसुफजाई साहिबा ने भी सच कबूलना शुरू कर दिया है। तो मैं एक गलती आपकी भी निकालने की धृष्टता करूंगा। आपने कहा वहां आटे का बहरान है, गोश्त का बहरान है, तेल का बहरान है। आपने साथ साथ कहा चीनी का भी बहरान है। नहीं साहब, चीनी तो भर भर के आ रहे हैं, अभी और भी आएंगे। और एक वक्त आएगा जब आपको मुल्क में चीनी ज्यादा दिखेंगे, पाकिस्तानी कम दिखेंगे। वहां चीनी का बहरान नहीं है जी। और दूसरी बात, इन साहब ने अभी शिवसेना के गुण गिनाने शुरू किए थे कि साहब अर्नब को तो आपके खुद देश में लोग घेरे हुए हैं। तो ये बात सही है, एक पाकिस्तान हमारी सरहद के उस तरफ है और एक पाकिस्तान हमारी सरहद के भीतर भी है। और अर्नब को दोनों पाकिस्तान घेरना चाहते हैं, क्योंकि अर्नब इन पाकिस्तान और हमारे हकूक के बीच दीवार बन के खड़ा है। इसलिए उनकी आंख की किरकिरी बन गया है। इसलिए पाकिस्तान ने जिनको पाल रखा है यहां, वो भी अर्नब पर निशाना साधते हैं। और अब तो पाकिस्तान का वजीर आजम खुद तिलमिला रहा है, खुद छटपटा रहा है, वो अर्नब पर निशाना साध रहा है और करने को कुछ नहीं है। इसके लिए भी एक मुहावरा है। मेरे साथी वैभव शेरो शायरी कर रहे हैं, आप भी शेरो शायरी कर रहे हैं, लेकिन हिंदी में एक मुहावरा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये खंबा नोचने पे आ गई हैं, अब करने को कुछ बचा नहीं है और मुल्क रसातल में जा रहा है। आज वहां पर हर सूबे में लोग छटपटा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इनको सिर्फ भारत बचा सकता है और ये कह रहे हैं कि हाँ जिसके पास पैसा होगा उसी से ज़कात मांगेंगे, उसी से भीख मांगेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी जी जी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है, हमें सिर्फ वक्त के साथ थोड़ा सा धैर्य धीरज रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। फखर यूसुफजाई साहब 30 सेकंड का समय आपके पास सर।
30 सेकंड के अंदर मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं, फिर मैं शो क्लोज करने लगा हूं सर। जी 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 प्लीज। अच्छा, जो बातें सुशील भाई ने की वो ये है कि मसाइल बहुत सारे हैं। एंड में हम यही कहेंगे मसाइल से कोई मतलब हम ये नहीं कहते कि मसाइल नहीं है, मसाइल बहुत सारे हैं, उसके लिए काम कर रहा है। हाँ, ये वाली जो हुकूमत है, करंट गवर्नमेंट, बिल्कुल नालायकों का टोला है। इनके मिनिस्टर्स हो या हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हो, इनसे काम नहीं होता। लेकिन इससे पिछली हुकूमत नवाज शरीफ साहब की थी और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। पेशावर से लेके कराची तक कनेक्ट किया पूरे पाकिस्तान को थ्रू मोटरवे। इस तरीके से बाकी मतलब दूर पार के इलाकों में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए। तो जी फखर यूसुफजई साहब नहीं हुआ इस हुकूमत से, जी नहीं हो रहा और बिल्कुल होना भी नहीं। जी फखर यूसुफजई साहब ने बोला मसाइल बहुत हैं, पर जब तक पाकिस्तान में मिसाइल है तो मसाइल से क्या मतलब है। मिसाइल होनी चाहिए, चाहे वो फिर किसी पाकिस्तानी के घर पे जाके गिर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अर्नब, आप आलू छीलिए, आलू को काटूंगा मैं। ये देखिए मैं आलू काट रहा हूं, ये थोड़ा सा भाई मेरा छीलेगा, थोड़ा सा उसका भाई काटेगा आलू। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, भारत पाकिस्तान घमासान ज्वाइन इन करने के लिए। मिलता हूं अगले हफ्ते मेरी टीम और मेरी तरफ से आप सबको जय हिंद।